कल जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। नारायणपुर में जवान निकले हुए थे गश्त में और उनका इनकाउंटर हुआ जहां पे उन्होंने 2 नक्सलियों को मारा। और ये इतनी बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मारे गए दोनों माओवादी सीसी मेंबर हैं। और अभी हमारे साथी संजय ठाकुर नारायणपुर में मौजूद हैं और वहां से क्या क्या दिखाने वाले हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। संजय भैया, क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या क्या दिखाने वाले हैं, बताइए। देखिए, पुलिस ने सौरभ नारायणपुर के डीआरजी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सबसे बड़ी सफलता की जानकारी दी। सबसे बड़ी सफलता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐसा है देश में जब 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के शव एक साथ फोर्स ने बरामद किए हैं। ऐसे में पुलिस ने इसे सबसे बड़ी सफलताओं में से एक कहा है। फिलहाल मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं कुछ देर पहले नक्सलियों के शव रखे गए थे। वो नक्सली जो देश के सबसे बड़े नक्सली नेता थे। इनके शवों की जो तस्वीरें हैं और जो हथियारों की तस्वीर है, वो कुछ देर पहले मैंने जो रिकॉर्ड की है वो मैं इसे ऐड करके दिखवा दूंगा। फिलहाल देखिए, यहाँ उन दोनों नक्सलियों के नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुट्सा हुसेंडी उर्फ विजय उर्फ विकल्प, यानी कट्टा रामचंद्र रेड्डी को इन नामों से भी जाना जाता था। दूसरा नाम है कादरी सत्यनारायण रेड्डी कोसा दादा गोपन्ना उर्फ बुचन्ना, यानी कि इस नामों से भी इसे जाना जाता था। कोसा के बारे में ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोसा उन नक्सलियों में से एक था जो बस्तर में सबसे पहले दाखिल हुआ था। ऐसे में इस नक्सली का महत्व बस्तर के लिहाज से, नक्सल संगठन के लिहाज से काफ़ी बढ़ जाता है। 80 के दशक में जब नक्सली पहली बार बस्तर में दाखिल हुए थे तो कोसा उन नक्सलियों में शामिल था जो बस्तर पहुंचा था और उसने बस्तर में नक्सल संगठन को खड़े किया था। दूसरी ओर अगर हम कट्टा रामचंद्र रेड्डी की बात करें तो ये लंबे वक्त तक बस्तर में प्रवक्ता के तौर पर, डीकेएसजेडसी के प्रवक्ता के तौर पे इसने जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नक्सली हो जाता है। कट्टा रामचंद्र रेड्डी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो साझा करना जरूरी हो जाता है। साल 2008 में रायपुर राजधानी के डीडी नगर इलाके से एक महिला नक्सली की गिरफ्तारी होती है जिसका नाम था शांतिप्रिया रेड्डी। ये महिला नक्सली इसी कट्टा रामचंद्र रेड्डी की पत्नी थी। सोचिए, इसके पास से कुछ हथियार मिलते हैं और ये कहाँ रह रही थी? ये राजधानी रायपुर के डीडी नगर इलाके में रही थी। सौरभ, आप भी डीडी नगर के इलाके में ही रहते हैं। वहीं के एक महिला हॉस्टल से इसकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद ये जेल पहुंची। साल 2012 में सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण होता है। नक्सली एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के बदले 12 नक्सलियों की रिहाई की डिमांड करते हैं। उसमें एक शांतिप्रिया रेड्डी भी थी। हालांकि उस वक्त उनकी बातें नहीं मानी गई। शांतिप्रिया जेल में रही और उससे अपनी पूरी सजा काटकर वो कुछ साल पहले वो रिहा हुई है। ऐसे में वो नक्सली कट्टा रामचंद्र रेड्डी जो है वो बस्तर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण नक्सलियों में से एक हो जाता है। ये दोनों ही नक्सली, चाहे कोसा की बात करें या विकल्प की बात करें सौरभ, तो दोनों ही नक्सलियों ने डीकेएसजेडसी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में बीते सालों में, बीते वक्त में बस्तर में जो भी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई है उसके लिए ये दोनों नक्सली सीधे तौर पे जिम्मेदार रहे हैं। सौरभ। संजय भैया, जब कल हम बात कर रहे थे कि ये दोनों नक्सली इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और उसके बाद फिर मैंने भी पढ़ाई की, थोड़ी सी जानने की कोशिश की, तो पता चला ये नक्सली इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में किताबें लिखी गई है, इनके बारे में कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये क्या किताबें लिखी गई है या इतने इम्पोर्टेंट क्यों रहे? क्योंकि बड़े बड़े नक्सलियों पे हमने बात की, इन पे इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक बहुत ही अच्छे, बड़े और प्यारे पत्रकार हैं सुभ्रांशु चौधरी। उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम वासु नहीं। उसमें जिस वासु का इन्होंने जिक्र किया है वो यही कट्टा रामचंद्र रेड्डी है जिसे 22 सितंबर को फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। क्योंकि इसने एलएलबी की थी। एलएलबी करने के बाद ये दुर्ग शहर में रहता था। सोचिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 2007 से पहले तक ये दुर्ग शहर में रहता था और ये दुर्ग से साइकिल से हर दिन रायपुर शहर आता था और वहाँ इस तरह के जो आदिवासी या इनसे जुड़े मामले थे उन मामलों की पैरवी करता था। इस दौरान उसकी कई पत्रकारों से मुलाकात होती थी और वहाँ ये नक्सली नेटवर्क को मजबूत करने का काम करता था। जब पुलिस को इस बात की भनक लगी कि ये व्यक्ति नक्सली नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश करता है तो फोर्स ने इसकी तलाशी शुरू की। ये वापस जंगलों की ओर भाग गया। ये बस्तर में आकर गायब हो गया। लंबे वक्त तक ये बस्तर में रहा और इसके बाद जब इसका नाम फिर से वापस सामने आया तो ये पता चला कि नक्सल संगठन ने इसे डीकेएसजेडसी के पद पर प्रमोट कर दिया है मेंबर के तौर पे। तो ये वो कट्टा रामचंद्र रेड्डी है जो नक्सल संगठन के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और मैंने उसी दौर की मैंने आपको वो किस्सा बताया जब 2007 में ये रायपुर से गायब होता है और 2008 में इसके आसपास जुड़े लोगों की तलाशी की जाती है, तो इसकी पत्नी शांति प्रिया रायपुर के डी नगर इलाके से गिरफ्तार होती है। और इसके बाद नक्सलियों का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो रायपुर और इसके आसपास के इलाकों से फूटता है, जिसमें ये पता चलता है कि ये नक्सली लंबे वक्त तक राजधानी और आसपास के इलाकों में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। तो उसके बाद से ही ये लगातार अंडरग्राउंड था। इसके बाद इसका कद बढ़ते गया और नक्सल संगठन ने इसे प्रमोट करते हुए सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया। रमन्ना की 2019 से मौत के बाद ऐसी जानकारी आई कि 2021 में इसे DKSZC का यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। हालांकि इस बारे में कभी कोई नक्सल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। जब रमन्ना के बेटे ने साल 2021 में समर्पण किया तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि अब गुडसाओ सिंडी या विकल्प या KRC जो है वो DKSZC का सचिव है। हालांकि ये विकल्प के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे इसके लगातार पर्चे जो हैं वो सामने आते रहे थे। सौरभ, भैया आप बता रहे थे कि इसने दुर्ग में रहा, रायपुर में रहा, LLB की। मैं फिर से आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब ये इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, शहर देख लिए होते हैं, सब कुछ, फिर ये कैसे माओवाद की विचारधारा को लेकर एक बीहड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती, जहाँ पे किसी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, और ऐसी क्या चीज़ें इन्हें मोटिवेट करती है कि ये अपने सारी ज़िंदगी को दांव पे लगा के माओवाद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अपने जान से खेलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? इसे भी बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे सवाल किया था जब हम नारायणपुर में थे, जब बसवा राजू की मौत हुई थी। हमने बताया था कि वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बावजूद उसके जंगलों में रहते थे और माओवाद विचारधारा के लिए काम करते थे। एक बार फिर से ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल देखिए, बसवा राजू ने बीटेक किया था, कट्टा रामचंद्र रेड्डी ने LLB किया था। इसके अलावा जो बाकी नक्सली हैं उसमें हमने देखा है कि अधिकांश नक्सली जो है वो नक्सल संगठन में शामिल होने से पहले शिक्षक रह चुके हैं। ऐसे में ये नक्सली भले ही पढ़े लिखे थे, लेकिन ये एक क्रांति का भ्रम लेके चल रहे थे। ये उसी क्रांति के लिए जंगलों में आते हैं, एक हथियारबंद दस्ता तैयार करते हैं और फिर उसे लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ये नक्सलियों ने अपना पूरा जीवन जो है वो जंगलों में झोंक दिया। इनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज होते गए। ऐसे में इनकी वापसी के रास्ते जो है वो धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। सौरभ, हालांकि बहुत एक लंबा विषय है, इस बारे में कभी और इत्मीनान से चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ बहुत सारे पुलिस के सीनियर अफसर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रॉबिन्सन गुरिया मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था, नारायणपुर के SP हैं। सर, एक बहुत बड़ी सफलता आप लोग को मिली है। 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के शव एक साथ आप लोग ने बरामद किए हैं। और अबूझमाड़ तो एक ऐसा इलाका है जहां, और नारायणपुर जिला, जहां आप लोग ने पहले बसवा राजू महासचिव को मार दिया और अब 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए। तो नक्सलवाद की रीढ़ लगता है अबूझमाड़ से टूट रही है। अबूझमाड़ जो कि बहुत अबूझ कहते थे, बट कंटिन्यू ऑपरेशन से और जो मतलब जितने भी प्लानिंग हो रही है उसमें हमने टेरेन का बहुत अच्छा कंसिडरेशन किया, वेदर कंसिडरेशन किया है। पूरे अबूझमाड़ का जो टेरेन मैपिंग है वो बहुत अच्छे से कर रखा है। कौन सा नाला कब कितना पानी रहेगा, कितने घंटे में निकलेगा, और नक्सल्स की क्रॉसिंग प्रोबेबल कहाँ से हो सकती है वो भी बहुत लिमिट हो जाता है मानसून में। तो काफ़ी अच्छा हिंट आ जाता है कि यहीं से पार हो सकता है और कहीं नहीं से। सर, क्योंकि आप लोग ने काफ़ी सारे खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में है, जो हो सकता है दर्शकों के मन में हो। पहली बात ये सर कि कैसे आपको पता चला कि ये 2 बड़े नक्सली वहाँ मौजूद हैं? या तो इनकी जानकारी थी या फिर आपको बस ये पता था कि किसी बड़े नक्सली की वहाँ मौजूदगी, जिस पर आपने पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया? हमें ये जो इंट था बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर करूँगा, बट ऐसा था कि बड़े कार्डर्स की कोई बैठक होने के है और वो बैठक के लिए आएंगे तो फिर बैठक के लिए वापस जाएंगे भी। तो ये मूवमेंट का थोड़ा सा इंट था, और मूवमेंट की जो लिमिटेड अभी कैपेसिटी है माड़ में भी, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जिन्हें आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, और कहीं बहुत स्पेसिफिक छोटा पॉकेट्स है जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके प्लानिंग के हिसाब से हमने फिर ऑपरेशन प्लान किया। सर, आमतौर पे दर्शक ये पूछते हैं कि हिड़मा कब मारा जाएगा। क्या ये दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है कि हिड़मा से बहुत बड़े कैडर के नक्सली थे जो मारे जा रहे हैं? हालांकि इनके नाम आमतौर पे सामने नहीं आते थे। तो अगर आप कट्टा रामचंद्र रेड्डी या फिर कोसा के बारे में कुछ बता पाएँ कि इनका नक्सल संगठन में क्या कद था और इन लोगों ने ही हिड़मा जैसे कई नक्सलियों को तैयार किया है। ये बेसिकली जो 2 नक्सल्स मारे गए हैं ये ब्रेन है। तो ब्रेन बेसिकली जो बोलेगा हाथ वही करेगा। तो एक तरीके से माड़ में या फिर पूरे बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने, चूंकि ये फर्स्ट ऑफ द बैचेस में नक्सल्स हैं जो यहाँ आए हैं, तो अब आज की स्थिति में जो नक्सलवाद है, मतलब जब ये चरम सीमा पर आए तो सब इन्हीं का देन है। तो ज़्यादा आपको बीच में रोक रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ द बैचेस आप बात कर रहे हैं, अगर उस आप घटनाक्रम को बता पाएंगे कैसे 80 के दशक में कोसा बस्तर में दाखिल होता है, ये कितने लोग थे और कैसे लोग ने फिर नक्सल संगठन खड़े किया?
बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल वो क्रोनोलॉजी मुझे भी क्लियर नहीं है, बट ये जैसा हमने इंट्रोगेशंस में पता चलता है लोगों से, नक्सल्स काडर से बात करके, कि ये वन ऑफ द फ्यू थे जिन्होंने पूरा प्लानिंग करके कि इस एरिया को कैसे इस एरिया में बांटना है, कौन सी एरिया कमेटी किधर रहेगी, और फिर लोगों को प्लेस करना, लोगों को बनाना। तो ये बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजिक काम था वो ब्रेन्स का था। कट्टा रामचंद्र रेड्डी के बारे में सर एक बहुत किस्सा फेमस है कि इसकी पत्नी को 2008 में गिरफ्तार किया गया था रायपुर के डीडी नगर से। इसके बाद साल 2012 में सुकमा कलेक्टर एक्सॉल मैन का अपहरण होता है और उनके रिहाई के बदले नक्सली 12 नक्सलियों की रिहाई की मांग करते हैं। उसमें इसकी पत्नी शांतिप्रिया रेड्डी भी थी। तो ये नक्सली जो 2007 से पहले तक LLB करता है और रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में रहता है। तो ऐसे नक्सली जो कि आपने जो कहा कि वो नक्सलियों का ब्रेन है, तो ऐसे नक्सली सर मारे जा रहे हैं, तो इससे नक्सल संगठन को कितना असर पड़ता है? और ये थोड़ा अगर किस्सा अगर आपको याद हो, आपने कुछ इस बारे में पढ़ा हो, तो अगर आप कुछ बता पाएँ। तो जैसा कि हमें जितने भी इंट्रोगेशंस या जितने लोगों से बात करके समझ आता है, 2011 से पहले ये अर्बन कोऑर्डिनेटर के रूप में था और अलग अलग छोटे छोटे टास्क इसको मिलते थे, और कैसे अर्बन एरिया में कोऑर्डिनेट करना है, किन किन लोगों को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, तो उस टाइप की चीज़ें थी। बट जो आप इंसिडेंट्स बोल रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे पता भी नहीं है, और चूँकि थोड़ा नारायणपुर माड़ क्षेत्र साउथ बस्तर अलग होता है, तो हम स्पेशलाइज इधर किए हुए हैं अभी पिछले 1.5 साल से मैं यही हूँ। एंड चूँकि ब्रेन डैमेज हुआ है तो पैरालिसिस तो होना है, तो ये संगठन को पैरालाइजिंग मोमेंट है। सर बसवराजू इनका महासचिव ही मारा गया, 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स यहाँ मारे गए। इसके अलावा कई बड़ी सफलताएं आपको अबूझमाड़ की क्षेत्र में मिली है। अबूझमाड़ नक्सलियों के लिए इतना सुरक्षित क्यों था और अब ये नक्सलियों के लिए असुरक्षित कैसे हो रहा है, ये आप बता देंगे? जो यहाँ का टेरेन है, मेन जो नक्सल्स ने देखा कि यहाँ की जोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उन्हें लगा कि इस एरिया में काफ़ी सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि फोर्सेस बहुत डीप नहीं आ सकती, और चूंकि उस समय जो नारायणपुर था वो भी एक किनारे कोने में है, तो बहुत दूर पड़ते थे ऑपरेशंस। और अब तो चूंकि कैंप्स भी खुल गए, अलग अलग फोर्सेस अंदर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एरिया सैनिटाइज करते हैं, तो ऑपरेशंस ईजी हो रहा है। तो एक एडवांटेज हमें टैक्टिकली भी है कि हमारे लॉन्च बेसिस बहुत डीप हैं, तो हम बहुत फास्ट और स्विफ्ट और फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। सौरभ, मेरे साथ इस वक्त रॉबिन्सन गुरिया जी मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त बस्तर में जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार माड़ में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और बसवा राजू को मार दिया गया, अब ये 2 CC मेंबर और मार दिए गए, अब वहाँ पे कौन से बड़े नक्सली होने की उनके पास आसूचना है, या फिर ऐसा कोई भी नहीं बचा है माड़ में? अब ये बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अब क्योंकि आपने पहले महासचिव मार दिया, 2 बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मार दिए, तो अभी क्या बस्तर या अबूझमाड़ के इलाके में कोई और बड़ा कैडर मौजूद है? अगर मौजूद है तो अगर आप उसका नाम बता पाएँ, उसकी कुछ जानकारी बता पाएँ। बहुत ज़्यादा मैं इनपुट डिटेल शेयर नहीं करूँगा, बट हमें आइडिया तो है कि 4 से 5 अच्छे जो मेंबर्स हैं, कार्डर्स हैं सेंट्रल कमेटी के, इनफैक्ट पोलित ब्यूरो मेंबर्स भी कुछ हैं जो यहाँ आश्रय लिए हुए हैं, और उनके लिए ऑपरेशंस जारी है, और जैसे ही हमें अच्छी इंट आती है, अच्छी सूचना आएगी, हम करेंगे ऑपरेट। तो सौरभ, ये रॉबिन्सन गुरिया जी थे, इन्हीं के नेतृत्व में पहले जब ये एडिशनल SP थे नारायणपुर के, तो बसवराजू का इनकाउंटर हुआ और अब उनके SP रहते हुए 2 बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए हैं। तो ये एक नारायणपुर के इतिहास में एक बड़ी सफलता पुलिस के नाम दर्ज हुई है। सौरभ, बिल्कुल, जब भी नारायणपुर की बात होगी, अबूझमाड़ की बात होगी, तो जैसे ही सबसे सेफ एरिया माना जाता है अबूझमाड़ को, वैसे ही अब सबसे ज़्यादा नुकसान भी अबूझमाड़ में नक्सलियों को हो रहा है। भैया, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या क्या हथियार मिले, क्या क्या सामग्रियाँ मिली, क्योंकि जब भी बड़े माओवादी मारे जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो जिसे दर्शकों को बताना जरूरी होता है। उसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या बिल्कुल। देखिए सौरभ, क्योंकि वो हथियार और सामान जो है वो फोर्स फिलहाल उन्होंने यहाँ से उठा लिया है, लेकिन वो तस्वीरें, क्योंकि मैंने इससे पहले वो तस्वीरें बहुत विस्तार में दिखाई थी, हम उसे ऐड कर लेंगे। नक्सलियों के पास से 2 बड़े ऑटोमेटिक राइफल मिले हैं, AK-47 और इंसास। इसके अलावा नक्सलियों के पास से कॉर्डेक्स वायर मिला है, इसके अलावा डेटोनेटर मिला है, मेडिकल किट मिला है, क्योंकि नक्सलियों द्वारा लगातार ये हम देखते हैं कि नक्सलियों की हर टीम के पास एक बेसिक मेडिकल किट होता है। जंगलों के अंदर अगर नक्सली किसी भी तरह से की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें उपचार के लिए उसके उपचार के लिए नक्सली अपने साथ एक मेडिकल किट लेके चलते हैं। इसके अलावा नक्सलियों की जो दैनिक रोज़मर्रा के उपयोग के जो सामान हैं वो बरामद किए गए हैं। तो इस बार क्योंकि फोर्स का अच्छा, एक BGL सेल और BGL लॉन्चर भी मिला है नक्सलियों के पास से। ऐसा माना जा रहा है कि 2 नक्सलियों के शव बरामद किया गया। कुछ और नक्सली इनके साथ थे। वो नक्सली जैसे ही इनकाउंटर शुरू हुआ वो भाग खड़े हुए। जब ये नक्सली भागते हैं तो पुलिस एक बहुत बड़ा दावा करती है। पुलिस से कहती है कि देखिए, नक्सल संगठन में ये बड़ा बदलाव आया है। पहले अपने नेताओं को बचाने के लिए
छोटे कैडर के नक्सली जो इनकी सुरक्षा में तैनात होते थे वो अपनी जान पर भी खेल जाते थे। लेकिन अब बीते कुछ एनकाउंटर्स के बाद हमने देखा है, ये पुलिस का दावा है कि जब भी इस तरह से फोर्स इन बड़े नक्सलियों को घेरती है तो जो छोटे कैडर्स हैं वो उन्हें छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव नक्सल संगठन में आने का दावा पुलिस कर रही है। ऐसे में ये भी सौरभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब नक्सल संगठन जो है उसका अपने बड़े कैडर्स पे विश्वास और जो उनके प्रति जो एक समर्पण का भाव था वो धीरे धीरे कम हुआ है। सौरभ। बिल्कुल भैया, अगर आप ये बता सकें कि ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है, जवान अंदर पहुंचते हैं, इनकाउंटर होता है, इतने बड़े नक्सली मारे जाते हैं, उसके बाद जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है कि ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया, कैसे वहाँ पे जवान रुके, कैसे उन लोगों ने मूवमेंट की, कैसे सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो कि ऑपरेशन कैसे सक्सेस हुआ तो उसके बारे में बता दीजिए, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन। बिल्कुल, देखिए जो फोर्स ने इस क्योंकि अभी भी एसपी साहब नारायणपुर और बस्तर आईजी सुनराज पी ने एक बात का खुलासा किया है कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है, अभी भी फोर्स जंगलों के अंदर है। ऐसे में इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ सीमित जानकारी ही फोर्स ने साझा की है। ये जो इलाका है ये फरसेबेड़ा एक जलप्रपात की तस्वीरें कुछ दिनों पहले सामने आई थी, बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है, उसके पास ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उसके पास ही नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया था। 22 सितंबर यानी कल फोर्स का नक्सलियों के इस टीम से सामना हुआ, लगातार दोनों ओर से एक्सचेंज ऑफ फायर चला। इस बीच फोर्स को 2 नक्सलियों के शव मिले, उनके पास से 2 बड़े हथियार मिले। इसके बाद वो प्रक्रिया चली, इसके बारे में आपने पहले भी कल भी पूछा था कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि मारे गए नक्सली किस कैडर के हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो जानकारी, क्योंकि वहाँ जो जवान थे उनमें कई ऐसे जवान थे जो नक्सल संगठन में पहले काम कर चुके हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हमें ये लग रहा है कि ये दोनों नक्सली जो हैं ये बहुत बड़े कैडर हैं। कोसा और विकल्प का नाम उन लोगों ने बताया, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है कि देश के सबसे बड़े नक्सली मारे गए हैं, ऐसे में पुलिस ने प्रिकॉशन बरता। पहले तस्वीर मंगाई गई, अलग अलग सोर्सेज से इस तस्वीर को आइडेंटिफाई कराया गया। जब एक बार ये पुख्ता हो गया कि फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली है, उसके बाद फोर्स ने इस बारे में जानकारी जो है वो साझा की, और जब फोर्स ने इस जानकारी को साझा किया तो ये कल की सबसे बड़ी खबर हो गई। तारीख पर भी हमें गौर करना चाहिए सौरभ। 21 से 27 सितंबर तक नक्सलियों ने सीपीआई माओवादी की स्थापना सप्ताह मनाने का आह्वान किया था। इस दौरान नक्सलियों ने कहा था कि हम बढ़ चढ़कर जोर शोर से अपना स्थापना सप्ताह मनाएंगे, लेकिन स्थापना सप्ताह के दूसरे दिन ही नक्सलियों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो नक्सली जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की स्थापना की थी, उसमें जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो 2 नक्सली कल एनकाउंटर में मारे जाते हैं। सौरभ। जी संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी चीज़ें डिटेल में बताई। एसपी जो है नारायणपुर की, उनसे बातचीत की, और जिस प्रकार से कहा जाता था कि अबूझमाड़ माओवादियों का गढ़ है, माओवादियों का किला है, अब नारायणपुर की फोर्स, नारायणपुर की जो एसपी हैं वो सभी मिलकर अब उस किला को धीरे धीरे ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और जैसा अभी एसपी साहब ने कहा कि अब माओवादियों का ब्रेन डेड हो रहा है और माओवादी का जो संगठन है वो पैरालिसिस होते जा रहा है, तो बिल्कुल ये लगातार देखा जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, कैसे लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जवानों को कैसे सफलता मिल रही है। आप ऐसे ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए खबर दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।